भाई भी बोलिए भी। देखिए भैया, इससे ऊपर वाला करा देगा। हाँ ये हो गया था, नहीं हो गए थे सारे। 22वां कराना, 22वां। ध्यान दिए बेटा, कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप विच है विच वाज इनिशियली इनसाइड द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड is pulled out with a constant velocity as shown in the figure. Scale the variation of magnetic flux. ठीक है, induced current and the power dissipated as joule as the function of time. कह रहा भैया आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, स्केच बनाना, मतलब ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है इंड्यूस करंट, तीसरा कह रहा है भैया पावर डिसिपेशन। ठीक है भैया, पावर निकालनी है। यहां पे कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप विच वाज इनिशियली इनसाइड, स्टार्टिंग में कहां थी? अंदर की तरफ थी। ठीक है, द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द पुल्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। स्टार्टिंग में अंदर थी तो इसका फ्लक्स क्या था भैया? कांस्टेंट था। फ्लक्स क्या था? समझ गए ना? ये कह रहा है कि इनिशियली इनसाइड द रीजन, स्टार्टिंग में अंदर की तरफ थी। इसका फ्लक्स क्या था भैया? उस वक्त कांस्टेंट था। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच का? कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। जब मैं बाहर ले आऊंगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए भैया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, कैसी है? तो मान लीजिए एक सेकंड में इसका इतना पार्ट बाहर जाएगा, तो अगले सेकंड में भी इतने पार्ट बाहर जाएगा, अगले सेकंड में भी क्या होगा? इतने पार्ट बाहर जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म रेट से इसका फ्लक्स क्या होगा? लगातार क्या होगा? कम होता रहेगा। इसका फ्लक्स लगातार क्या होगा? कम होता रहेगा। मतलब फ्लक्स का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए आपका। स्टार्टिंग फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। जब अंदर है तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। जब बाहर निकलेगा तो लगातार फ्लक्स क्या होगा? कम होता रहेगा। देखिए ग्राफ बना है, दिखा एक बार आंसर देख ले भाई। इसका फ्लक्स लगातार क्या होगा? कम होता रहेगा यूनिफॉर्म रेट से। क्या? जब तक मैग्नेटिक फील्ड तो फिर अरे नहीं नहीं, ये ऐसे ना, मैं बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। अरे सुन, बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ मैं। ये पता है, सुन, वो जो ग्राफ नहीं, देखो सुनो, वो भी सही कह रहा है बेटा। उसके देखो, जब तक ये कॉइल जो होगी ना, वो यहां से यहां तक नहीं आ जाती, तब तक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब बाहर निकलने लगेगी तो फ्लक्स क्या होगा? लगातार ऐसे होगा ग्राफ। ठीक है, उसके हिसाब से देख ले। नहीं, चीजें सही करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया। पहले फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट। ये कब तक रहा? जब तक ये कॉइल क्या यहां तक ना पहुंच गई। समझ गया? ए से बी तक नहीं पहुंच गई, ए से बी तक नहीं पहुंच गई। लेकिन जैसी बी के बाद गई तो लगातार आपको पता है एरिया क्या होगा? हर सेकंड बाहर निकलता रहेगा, है ना? फ्लक्स क्या होगा? लगातार। अब बंगाली ठीक है भाई? अगला क्या कह रहा है? इंड्यूस करंट। क्या निकालना है? ठीक है, इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी? पहले करंट रहेगा ही नहीं, कहां तक नहीं रहेगा? यहां तक कोई करंट ही नहीं होगा। जहां तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा वहां तक कोई करंट, लेकिन उसके बाद करंट लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। इंड्यूस करंट लगातार क्या होगा? बढ़ा है, गलत बनाया? इधर ला दे, इधर ला दे। आप कांस्टेंट होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। करंट बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। अबे भाई मैं गलत नहीं बता रहा। करंट लगातार क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का, देखिए भाई प्लीज बोलिए मत, फ्लक्स का चेंज होने का रेट क्या है भैया? कांस्टेंट है। तो करंट जो आएगा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ गया भैया? समझ गया बंगाली? अच्छा, अगला कह रहा भैया पावर। तो पावर क्या होती है भैया? आई स्क्वायर आर। क्या होती है? आई स्क्वायर आर। ठीक है भैया, तो जो करंट है आपका लगातार, करंट आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो पावर भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सेम ग्राफ रहेगा जैसे इसका है, यही बना हुआ, यही ना? तो उनमें नहीं है, दोबारा समझ लीजिए इसे। देखिए, जब तक यह कॉइल ए से बी तक नहीं आती तब तक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट फ्लक्स के दौरान में ना तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, इंड्यूस ईएमएफ कब आता है? क्यों आता है? फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए। चेंज ही नहीं हो रहा, अपोज करने के लिए आएगा ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है,
अब जैसे क्या हुआ, जैसे ये कॉइल बाहर जाने लगे तो आपको पता भी है यूनिफॉर्म रेट से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है। तो अगर एक सेकंड में इतना पार्ट बाहर जा रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड से, तो अगले एक सेकंड में भी इतना ही जाएगा। अगले एक सेकंड मतलब हर सेकंड में फ्लक्स चेंज क्या रहा है, कांस्टेंट है। क्या है? तो भैया देखिए, पानी मुझे दीजिए, ध्यान लगे, कल से पानी नहीं पिया। ठीक है, कोई नहीं पिएगा। ठीक है, उसका समझ गया नहीं समझ गया, फ्लक्स का लगातार फ्लक्स क्या होगा, कम होता रहेगा। दूसरा क्या है, इंड्यूस करंट। आपको पता है जब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, होगी करंट। इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो रहेगा, करंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जब आपने देखा कि भैया कॉइल बाहर जाने लगी, फ्लक्स कम होने लगा, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा। और यहाँ पे फ्लक्स का चेंज क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स रेट से। ये लाइन सीधी आ रही है ना, तो इसका मतलब हर सेकंड में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट फ्लक्स चेंज होता है हर सेकंड में, करंट भी क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा। और पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। तो आई तो कांस्टेंट है, आर किसी भी कॉइल का क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो पावर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहां तक पावर निकलेगी, समझ गए भैया। चलो अगला क्या है भाई, प्लीज देखिए। इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, अगर मैंने इस रेक्टेंगुलर कॉइल के यहां पे हमने क्या किया, सर्कुलर लूप को बाहर किया। क्या किया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप थी मेरी भाई, देखो प्लीज, ये सर्कुलर लूप थी आपकी। अगर आप इसकी जगह पर ये लेते हो और उसको बाहर करते हो तो क्या होगा। ठीक है भैया, आपको सारी वेरिएशन को स्केच करना है। पहला फ्लक्स का है, क्या है, जब तक ए से कहां पहुंच ना जाए, बी तक, तब तक इसका फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। कौन कह रहा है जीरो, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भैया, लेकिन जैसे ही ये जान लगेगी बाहर, तो आपको पता है इस कॉइल का पहले इतना पार्ट बाहर जाएगा एक सेकंड में। मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, 4 मीटर की है। क्या है इसकी रेडियस, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर एज्यूम कर लो। तो एक सेकंड में कितना जाएगा, 1 मीटर बाहर जाएगा। तो 1 मीटर मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया, ये सब 1-1 मीटर क्या। लेकिन इस 1 मीटर का एरिया क्या है भैया, कम है, फ्लक्स भी क्या होगा, कम चेंज होगा। अगले 1 मीटर का एरिया क्या है, ज्यादा है, फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा चेंज। अगले 1 मीटर का एरिया क्या होगा, उससे भी ज्यादा, और कम फ्लक्स हो जाएगा। उससे अगले 1 मीटर का एरिया क्या होगा। तो यानी जो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहां पर, वो नॉन यूनिफॉर्म वे से हो रहा है, लगातार डिक्रीज, उसके अंदर जो कम हो रहा है ना, वो लगातार बुरी तरीके से कम हो रहा है। मतलब ये ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ऐसा है वही है थोड़ा सा यार। हाँ नहीं, ये ऐसा क्यों बना रखा है इसने, मैं केवल यहां तक का बना रहा हूं, सुन ले, मैं केवल यहां तक, सुन लो, अब यहां तक बनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे भी तो चलेगा, ये ये तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा उसी हिसाब से बढ़ेगा, समझा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहां तक बनाया तो इसलिए मैंने लगातार क्या, इसको कम ही कर दिया, समझ गया। अब देखिए भैया, अगला कह रहा है करंट। तो भैया करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब यहां पे जो करंट रहेगा, यहां तक तो कोई करंट ही नहीं आएगा जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है। लेकिन उसके बाद करंट क्या होगा, लगातार आपका बढ़ेगा। क्या होगा, देखो देखो यहां पे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद जब बाहर निकलेगा ये वाला पार्ट, तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा थोड़ा सा ना, ऐसा थोड़ा ऐसे हो जाएगा, कम हुआ है क्या, नहीं दिया। चलो, पावर क्या होगी भैया, पावर पॉजिटिव होगी, और उसके अंदर भी वेरिएशन करंट की तरह आएगी, लेकिन ज्यादा ज्यादा आएगी, उसको स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, ऐसे नीचे नहीं आ सकता करंट, करंट की वैल्यू कम, हाँ करंट की वैल्यू लगातार, क्योंकि फ्लक्स धीरे धीरे क्या होगा, कम होते रहेगा। हाँ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लीज बोलिए मत भाई, प्लीज कोई मत बोले। अगला क्या है अभी देखिए, कह रहा है a variable resistor is connected across the cell of EMF E and internal resistance R। एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड है किसके अक्रॉस में, सेल के ईएमएफ। वेरिएबल है, क्या है ये, वेरिएबल। ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, जिसका ईएमएफ क्या है भैया, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर। क्या है, आर।
कह रहे ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, बना दिया भैया डायग्राम। अच्छा अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाए, तो भैया देखिए भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। इंटरनल रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना कि यहां बना देना, समझ गया, ये बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सेल के अंदर है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एज अ फंक्शन ऑफ आर। कह रहा है भैया कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप समझते हो, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल आता है उसका ग्राफ बनाना है। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द आर एज द फंक्शन ऑफ आर। मतलब समझे, आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है, समझ गए। वो पोटेंशियल जो किसके ऊपर आ रखा है, रेजिस्टेंस के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल आ सकता है। मैंने आर बढ़ाया, मैंने क्या किया, आर बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल देख रहे, आर बढ़ाने से पता क्या होता है, सर्किट में चार्ज का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। चार्ज का फ्लो चार्ज कहां पे इकट्ठा होते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस में चार्ज इकट्ठा होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, उसका बढ़ेगा, ठीक है। कह रहे जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता चलेगा, ठीक है। और कैसे बढ़ेगा, सीधा है टेढ़ा, बताइए। पहले स्टार्टिंग में लीनियर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि v इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा बताइए, दिमाग लगाओ। एक रेजिस्टेंस पे मान लीजिए एक बैटरी आपने यूज किया जिसका पोटेंशियल क्या 10 वोल्ट है, क्या है, आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया उसके ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, आपने रेजिस्टेंस और बढ़ाया तो पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट हो गया। और बढ़ाया, कब तक बढ़ सकता है उसके ऊपर, जब तक पोटेंशियल मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए। और मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, समझ गए भैया। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले ये बढ़ेगा, के बाद ये कांस्टेंट हो गया पोटेंशियल, कहां पे आ गया भैया, v इक्वल्स टू में ई तक, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यही है ग्राफ। अगला क्या है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ आर करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। आर की किस वैल्यू के लिए आपका सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं, जीरो नहीं, आर की किस वैल्यू के लिए आपका सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दिमाग लगाओ। जीरो रखा है क्या आंसर पीछे, स्मॉल आर भी हो सकता है इसका आंसर, जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही होगा। एक और होता भी, अच्छा सुन लीजिए मेरी बात भाई, प्लीज सुन लो मेरी बात सुन लो, ठीक है। आपको पता है करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आपके सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो आप क्या एक्सटर्नल के साथ क्या जोड़ोगे, इंटरनल भी जोड़ोगे। अब करंट अगर मैक्सिमम है, आई क्या है आपका, मैक्सिमम क्या है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। और रेजिस्टेंस मिनिमम का मतलब क्या होना चाहिए भैया, आप बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को छेड़ नहीं सकते, तो एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल को तो छेड़ सकते हो ना, क्या कर दो, लेकिन इसका लॉजिक ज्यादा अच्छा नहीं है। अब इसमें दे रखा है, बाकी स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर बराबर आते हैं ना तो उस केस में भी मैक्सिमम करंट आ सकता है। चलो खैर छोड़ो इसका आंसर, देखिए भैया भाई प्लीज अगला क्या है भैया, और में देखिए, अरे भाई प्लीज, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना है बताइए, ईएमएफ कितना है, 8 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0. is being charged by DC source, वोल्टेज फिर वही काम कर रहा हूं तू, अब मत बोलियो, हाँ अब मत बोलियो। जिससे चार्ज कर रहे हो क्या भैया, 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना रखा है, 15.5 ओम। अब मैं तेरे से पूछूंगा हर चीज बता, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम कैसे बनाएगा, बना कॉपी में जल्दी बनाओ। वाली भी है क्या, देख इस डाटा का साले, जो छोटा होता है नेगेटिव होता है, जो बड़ा होता है पॉजिटिव होता है। देख दे ओए भाई प्लीज, बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई
इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, ईएमएफ क्या है, कैपिटल ई। ठीक है भैया, आप चार्ज करो किससे, V वोल्ट से। जब आप चार्ज करते हो तो ध्यान रखना भैया कि बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से होना चाहिए, एक्सटर्नल पोटेंशियल पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव सेम टर्मिनल जुड़ना चाहिए। इसका वोल्टेज क्या है भैया, 120, और 1 मिनट बेटा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है भैया इसके साथ, 15.5 ओम। भाई देखिए, ओए कह रहा भैया ये वाला जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो इसको चार्ज कर रहा है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एक्सटर्नल वोल्टेज रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। ठीक है भैया, ये हो गया, बन गया सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बन के तैयार है। अगला क्या निकालना भैया, कैलकुलेट द, प्लीज बोलिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज। और चार्जिंग पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स में E प्लस आई आर, E प्लस, अब E क्या है, इसका ईएमएफ जो कि कितना रखा है भैया, 8 वोल्ट, क्या है, वोल्ट। करंट क्या है, अब ये समस्या आ गई। तो करंट जो होता है, अब ये पहले बता दे रहा हूं आपको मैं, टोटल ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और इनटू में ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए तो 8 वोल्ट प्लस टोटल ईएमएफ कितना है भैया, देखिए बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव इसके नेगेटिव से। बैटरी का पोटेंशियल क्या है भैया, 120, और इसका कितना है भैया, 8। तो 120, देखिए सेम, जब सेम टर्मिनल जुड़ते हैं तो वहां पर टोटल ईएमएफ क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है, मैंने आपको डायग्राम में बना रखा होगा, आपने नोट्स में देखना। तो अगर ये भैया क्या E1 है और ये क्या है भैया E2 है, तो इसका जो पूरे सर्किट का पोटेंशियल होगा E1 माइनस E2 के बराबर होगा टोटल पोटेंशियल। समझ गया, तो इसका पोटेंशियल कितना है भैया, 120, इसका कितना है भैया, 8, कर दो भैया माइनस, तो क्या आएगा भैया, 112। एक्सटर्नल पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है भैया, 15.5, और इंटरनल कितना है भैया, 0.5, 16 आ गया, कटेगा ना 16 से, हाँ कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। गुडे में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भैया, 0.5, 0.5। तो भैया ये आ गया कितना, बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए भैया, ये हो गया। फिर क्या निकालना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द सीरीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द सीरीज रेजिस्टेंस। देखिए भैया, सीरीज सर्किट में जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है उनका पर्पस क्या भैया, सिंपल सी, ताकि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ज्यादा, करंट क्या हो जाए, कम, स्ट्रॉन्ग करंट से बचाने के लिए, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग करंट ना आ पाए और सर्किट आपका क्या रहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट आएगा तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। समझ गया, स्ट्रॉन्ग करंट से हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा, जिससे डिवाइस वगैरह क्या होते हैं, फूक जाते हैं, इसलिए हमें ये करना है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। अगला भैया, स्टेट द मेन इंप्लीकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द वेरियस फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, कैन दिस इंप्लीकेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा भैया कि जो हमने इंप्लीकेशन जानते हो, इंप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से रिजल्ट, कंक्लूजन वगैरह जो हमने देखे थे, वही इंप्लीकेशन है। किससे देखे भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। कैन दिस इंप्लीकेशन बी एक्सप्लेन ऑन द वेव नेचर ऑफ द, नहीं। हमने क्या इंप्लीकेशन देखी कि भैया जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है फोटॉन्स की, उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले। लेकिन वेव क्या कहता है, ऐसा नहीं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इंस्टेंटेनियस होता है, क्या होता है, लेकिन वेव कहता है भैया कि क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लाइट गिरेगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको समझ गया भैया, लिखवाया है मैंने 3 पॉइंट इसके बारे में। हो गया, चलो भैया अगला क्या है भैया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिटेड व्हेन द हाइड्रोजन एटम डी एक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द डी एक्साइड में सोचते हो भैया, देखिए एक्साइड मतलब कि ग्राउंड से कहां जाए, एक्साइटेड स्टेट में, और डी एक्साइड मतलब कि वापसी आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, इसे डी एक्साइड कहते हैं। n2 n-1 also show that the large values of n, this frequency equal to the classical frequency of the revolution of electron. Drive the exponential frequency. अब वही आपको क्या निकालना है, h nu equals to में क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला,
जिसमें मैंने कहा था कि भैया रेडिएटेड एनर्जी इज इक्वल्स टू में सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ये समझे? ये देखिए इधर सुअर है क्या? रेडिएटेड एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। दूसरे स्टेट की एनर्जी E2 माइनस E1 एच न्यू। दूसरा स्टेट क्या है भैया? एन। और उससे नीचे वाला स्टेट क्या है? एन माइनस 1। क्या है? आपको मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा भी। क्या था फॉर्मूला यार? मेरे को याद नहीं होगा। नहीं यार, नहीं नहीं, एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला था, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर अपॉन में। हाँ मैं बताऊं, वो वर्क फंक्शन प्लस वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पहले बता नहीं। तेज तो है तू पढ़ने में, लेकिन ये तेरे नोट्स है नहीं। अरे मेरे हैं भाई, तेरे हो ही नहीं सकते जिंदगी में। अरे माँ की कसम मेरे हैं। जब मजाक थोड़ी करूंगा, झूठ थोड़ी बोलूंगा। आपसे देख नहीं रहे, मेरे हैं, वही तो बता रहा हूँ। तेरे नोट से यार तेरे नोट्स तो बहुत इम्पिल। ये तो मेरे ही वाले हैं साले, तेरे कहाँ से हो गए? अरे तो मैंने बनाए, ये कह रहा हूँ भाई, मेरे वाले हैं। देखिए समझ गए भाई प्लीज? ये हमने ड्राइव कर दिया इसको। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था वो रखना, यहाँ पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूले में भाई प्लीज यार। कौन से चैप्टर की एनर्जी है तो अबे डुअल नेचर ऑफ लाइट। हाँ तो वही ओ नहीं, एटम 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 का, एटम का ये, ठीक है भैया। रेडिएटेड एनर्जी जो है वो क्या होती है? एक्स आई, हायर स्टेट की एनर्जी माइनस, उसको ड्राइव करना है। कर लोगे? अरे एनर्जी की वैल्यू बताओ, मैं ड्राइव कर देता हूँ भाई से, इतनी बड़ी बात नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन में ऐसे होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसे था। यही है, पक्की बात है, यही है। ड्राइव कर दिया ना? क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों देख रहा है उसको? आंसर अपना देखना जो तेरे को आता है। तो ये क्या हुआ भाई प्लीज? ये क्या हुआ? 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर और क्या है अपॉन में N1 N2 स्क्वायर है ना, और H। और ऐसी क्या है भैया? माइनस, ये नेगेटिव होती है एनर्जी। क्या होती है? याद है? माइनस। और ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, ये 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन में N1 स्क्वायर H। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लीजिए, लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, मैं बता दूं क्यों करना है। अरे भाई मैंने टोटल एनर्जी निकलवा रखी है, टोटल, हाँ वहां से आती है। ठीक है, हाँ जो भी है यार मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अभी ड्राइव करना पड़ेगा खाम खा मेरे को। नहीं आ अबे ज्यादा मतलब संभावना नहीं है इस चैप्टर आने की, लेकिन आ सकती है, ऐसा तू पूछ रहा है मेरे को। समझ गए भैया? उसके बाद आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। N2 की जगह पे क्या रखोगे भैया? N। और N1 की जगह पे क्या रखोगे? जहां पे पहले था N-1। उसके बाद डाल के उसको क्या करना है भैया? अपने को सॉल्व करना है। क्या आएगी आपकी? फ्रीक्वेंसी। फिर क्या निकालना अगला? बस हो गया, खत्म। Also show that the large value of N, this frequency equal to the classical frequency of revolution. Classical frequency क्या होगी? ये समझाना पड़ेगा यार, लेंथी है। चलो अभी रुक जाओ, इसे ये सेकंड वाला पार्ट भी रहने देना, कल मैं कराऊंगा इसे। आगे बढ़ते भैया। देखिए सबसे टुच्चा क्वेश्चन है, देखिए गिव 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजन और फिजन। बता भाई, तू बता, फ्यूजन और फिजन में क्या अंतर है? फ्यूजन में बहुत सारे, मतलब एक एटम, मतलब दो है बड़े बड़े, वो तो फ्यूजन होता है। उल्टा बता रहा है। दो लाइट न्यूक्लियाई मिलती है, मिल करके एक बड़ी न्यूक्लियस बनाती है, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। और दो एक हैवी न्यूक्लियस टूट करके, बहुत सारे, ठीक है, उसे फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और फिजन में कम एनर्जी निकलती। ठीक है, सपोज वी कंसिडर, भाई प्लीज, हमने कंसिडर कर दिया आयरन का फिजन का। किसका कंसिडर कर दिया?
कह रहा है इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 इक्वल फ्रेगमेंट में टूट गया वो, ठीक है। इज द फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो भैया आपको बता दूं ये फिजन पॉसिबल कैसे पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो आयरन मोस्ट स्टेबल स्टेट है, क्या है? और एक चीज और देखना कि जब आप देखिए सुन लीजिए, ये जो मास डिफेक्ट है कितना इसका 27, सुन तो ले, मास डिफेक्ट निकालना, क्या निकालना है? तो भैया एनर्जी जब ही निकलती है या फिजन जब ही होता है जब एनर्जी निकलती है बाहर, और एनर्जी जब भी निकलती है जब मास डिफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? अब मास डिफेक्ट देखते पॉजिटिव है नहीं है, तो भैया अपने पास 2 एल्यूमिनियम के निकले, पहले क्या है भैया? आयरन। तो आयरन में से आपको क्या निकाल माइनस करना है? 2 एल्यूमिनियम को। आयरन कितना है भैया? 55.9349 माइनस 2 गुणे में एल्यूमिनियम क्या है? 27.9819। ये क्या है भैया? नेगेटिव आ रहा है, देख ले कोई। अब 55 पॉइंट है ना, तो ये भी देख लो 27.54 गुणे में 9.8 नहीं लिखा देखो, देख नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा यानी नेगेटिव आएगा, समझे नहीं समझे? समझे? हमें पता फिजन में, फिजन प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, नेगेटिव मास का मतलब इसका मास बढ़ रहा है, ठीक है भैया। तो ये रिएक्शन पॉसिबल, अगर ये पॉजिटिव आती तो पॉसिबल होता, समझ गए? पॉजिटिव आ रहा है, सारे नेगेटिव को बता रहे हो तुम मेरे को। एल्यूमिनियम में से माइनस किया आपके वाले के हिसाब से नेगेटिव आएगा। भाई आप गलत नहीं हो, लेकिन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए भाई, कई तरीके से पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आयरन का डीके नहीं हो सकता कभी भी, और दूसरा जब वो स्प्लिट हुई है तो एनर्जी निकलनी चाहिए ना। ओए इसका तो आंसर नहीं दे रखा है इनने ऊपर वाले का। इज दिस एनर्जेटिकली पॉसिबल? एनर्जी के वैसे तो हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन, लेकिन एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं होगा, उसमें आंसर लिखा ही नहीं है चीज का, नहीं लिखा ना ये चीज, कुछ भी नहीं बताया ना, पॉसिबल ना इम्पॉसिबल लिखा है कुछ ऐसा। डालिए बार नेट पे डाल डाल लो, नेट पे डाल भाई। ये दोनों बार क्या है भैया? इनफाइनाइट लार्ज है, क्या है ये? दोनों के सेपरेशन क्या है? आर। ये फर्स्ट बार है, क्या है? इसका करंट कितना है भैया? I1। इसमें करंट कितना है भैया? I2। अपने को पता दो सेम डायरेक्शन का करंट क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बता रखा मैंने, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड रूल। बंगाली पाम रूल लगा, जल्दी आ जा। अरे बता इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कैसे होगी? इनवर्ड आउटवर्ड। तो करंट के लिए देखिए, अपने सीधा हाथ को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, उंगलियों को बैंड कर दीजिए, अंगूठा अपनी करंट की फर्स्ट की निकालो ना, तो फर्स्ट के लिए अपना अंगूठा ऐसे रखिए, तो आपकी जो उंगलियां रहेंगी ना वो इसके अंदर की तरफ आएंगी, इनवर्ड। B1 अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है? और इसका करंट क्या होगा भैया? इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर, B2 बाहर आ रहा है। अब लगा दीजिए फोर्स, फोर्स के लिए पाम रूल यूज कीजिए, आपके राइट हैंड पाम रूल ज्यादा आसान है। मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है भैया? बाहर। अपने अंगूठे को क्या करिए भैया? अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ, फोर्स कहां है भैया? सीधे हाथ पे। अब देखिए आदित्य वहीं पे आके पहन लू तेरे को। अब देखिए करंट कहां है भैया? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अपनी उंगलियों को अंदर रखना, करंट कहां है? ऊपर, अंगूठे को ऊपर रखना, फोर्स कहां है? लेफ्ट में। दोनों फोर्स F1 F2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं, यानी कैसे होंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब यही फोर्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो F1 फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए?
तू बता नितिन, इस पे जो फोर्स लगा है उसकी वैल्यू बता। करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला बता मुझे, मुझे ये बता। बस हो गया। बिल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता। पहले वायर पे करंट फोर्स निकाल रहा हूं। B2 क्या होगी? करंट कितना होगा? I1। और आपको पर यूनिट लेंथ पे निकालनी है, लेंथ क्या आपकी? 1 मीटर। क्या है? और साइन एंगल, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बाहर, और करंट कैसे, कंडक्टर कैसा है ऐसा, तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो B2 I1 क्या होगा? B2 क्या है? सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी पर है? सेकंड वायर ये रहा, कितनी दूरी पर है? R। इसके दोनों एंड क्या है? इनफाइनाइट है। फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट 4 पाई, सुन लीजिए, करंट कितना है भैया? B2, दूसरे की दूरी कितनी है? R। साइन दोनों एंड 90 की है, तो इसलिए साइन 90 और साइन 90, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या होगा भैया? I1 क्या होगा? सॉल्व कर लीजिए, म्यू नॉट 4 पाई 2 I1, देखिए 1 1 2 I1 I2 अपॉन में क्या R हो गया, खत्म। फोर्स पर पढ़ लो 1 मीटर में निकालना, 1 मीटर में। अबे डिवाइड कर या डायरेक्ट मेरे हिसाब से कर। सुन लो ओए, अगर आपको F2 निकालना है, क्या निकालना है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लोगे? B1। करंट किसका लोगे? I2। और लेंथ लोगे 1 मीटर, साइन 90। अब देखिए B1 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट, B1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? इसकी। म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना भैया? I1, दूरी कितनी है? R, दोनों एंड इनफाइनाइट है, तो साइन 90 90 क्या होगा? 2। करंट क्या है भैया? I2, बाकी 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, वही सेम आंसर आएगा। हाँ, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, किसके लिए बनाना है? ये क्या है? इनपुट, अभी तेरा हलाला करूंगा यहीं पे। ठीक है, ये क्या भैया? इधर फिर बात कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है भैया? सेकेंडरी कॉइल। ये डायोड है D1, और ये क्या है भैया? D2 है। ये कॉमन जंक्शन है, जहां से आपको क्या लेना है भैया? आउटपुट। क्या लेना है? फुल वेव रेक्टिफायर का पूरा डायग्राम है। ठीक है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है भैया? म्यूचुअल, सॉरी, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मैक्सिमम करंट होता है। रिवर्स बायसिंग में डायोड, और ये भी लिख सकते हो कि इसका एक और प्रिंसिपल हो सकता है, सेकंड प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हो सकता है? ऐसे भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन भी लग रहा है। फिर कह रहा है भैया इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है, तो भैया आप इनपुट में क्या लोगे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आउटपुट में क्या आएगा? सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में ही क्या होगा? आउटपुट आएगा। ठीक है भैया, अब देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पेपर तो खत्म हो गया, खैर ये सेक्शन ई जो है गॉस थ्योरम है। ठीक है, करिए तो मैं कराऊंगा, अभी टाइम नहीं बचा अपने पे। ठीक है, सुन लीजिए, अब ये पहले जो पेपर चल रहा है ना, ये CBSE का पेपर है, अनसोल्ड वाला भी अनसोल्ड भी, इसको पूरा एक तरफ से करके लाना, कल चेक करूंगा मैं। ठीक है, पूरा एक तरफ से ये पेपर बता दे रहा हूँ कौन सा। अब जितने भी कराऊंगा 5 से पूरा करा दूंगा, बाकी तू तो कर रहा होगा या मेरे पे भरोसे बैठा है? बंगाली है तू, हंस के तेरे मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुमने समय पेंडिंग गलत कर दिया। सारे बैठे कभी कोई गलती भाई का पता नहीं, नाम नहीं ब्रांड है भाई ये, पता है कि फीस तो दे दे भाई, फीस तो दे दे यार भाई, तीनों से लेके दिसंबर तक